5 मिनट में टॉपिक आपको रिवाइज करवा दूंगा। अगर हमारे इस रिवीजन सीरीज को आप फॉलो कर रहे हो तो प्लीज पिछले लेक्चर्स को देख के आओ, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में कुछ ऐसी चीजें बताया हूँ या फिर हम ऐसे टॉपिक्स क्रिएट करे हैं या फिर ऐसा बताया गया है जिससे ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा ट्रांसलेशन और उसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन। तो हम धीरे धीरे मॉडर्न जेनेटिक्स हमने पहले देख लिया, देन हम देख रहे हैं मतलब कि क्लासिकल जेनेटिक्स जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स है। तो आज का ये हमारा टॉपिक भी होगा। वेलकम टू डे 9 ऑफ वन डे वन टॉपिक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम आज देखने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, अब मेंडेलियन जेनेटिक्स है तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा मेंडल के बारे में। तो देखो, पहला टॉपिक हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमें पता है ये जेनेटिक्स के फादर हैं। ठीक है, और इन्होंने एक काम किस पे किया था? पी प्लांट पे, जिसका नाम है बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम। ठीक है, और इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम किया था। अब 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है समझे? 7 पेयर आप सभी जानते हो, जोड़े। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है एक कैरेक्टर के दो पहलू। जैसे मान लो हमारे पास एक कैरेक्टर है हाइट। हाइट क्या है? हाइट इज अ कैरेक्टर। अब हाइट के दो पहलू क्या क्या हो सकते हैं? अपोजिट। हाइट या तो टॉल होगी या तो डॉर्फ होगी। ठीक है, अब हाइट के ये जो दो मतलब कि ये क्या है, ये जो दोनों है ये है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट। क्लियर है क्या? और हाइट क्या है? कैरेक्टर। तो इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। मतलब कैरेक्टर्स कितने थे? 7। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब सबके, मतलब 7 2 या 14 हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ, एग्जाम्पल्स में दिया भी है कि या तो टॉल डॉर्फ हो गया, या तो राउंड रिंकल्ड हो गया, येलो ग्रीन हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके सिग्निफिकेंस। ठीक है, जैसे जीन। अगर मैं एक लोकेट करूं, मैक्सिमम लोगों को जरा सा ये डाउट होता है, तो देख लीजिए। मान लीजिए ये रही हमारे पास कोई सेल। इस सेल में होगा अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस को अगर मैं जूम करूंगा, इस न्यूक्लियस को अगर मान लो हमने जूम किया, तो हमें क्या दिखाई देगा? इस न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखेगा कुछ ऐसा, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसका एक हिस्सा अगर आप जूम करोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा, डीएनए सा। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब इस डीएनए का जो एक सीक्वेंस है ना, यहीं पे लोकेट होता है जीन्स। अब ये जो जीन्स है ना, जीन्स आर द मेन कंट्रोलर। ठीक है, यही ओवरऑल हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल आई कलर, हेयर कलर, या फिर जो भी सारे चीजें जो हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, मतलब जो भी चीजें हेरिडिटी वाली होंगी, उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन्स। तो जीन क्या है? जीन इज एन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट मतलब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस या कैरेक्टर है जिसका मतलब होता है कि किसी पेरेंटल जनरेशन से, मतलब जो एग्जिस्टिंग जनरेशन हो, उससे उसके आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, या फिर मैं कहूँ उसकी जो ओन जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें उसके कैरेक्टर्स पास ऑन हो जाएं। किस फॉर्म में पास ऑन होंगे? इस जीन की हेल्प से ही पास ऑन होंगे। इसलिए जीन को क्या बोला? जीन एक यूनिट है, एक जरिया है, जिससे एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर को अपने ऑफ स्प्रिंग यानी होने वाले नए बच्चे में ट्रांसफर कर पाता है। ठीक है, और एलील क्या है? एलील एलील इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। देखो, जीन मान लो जीन एक किताब है। ठीक है, और किताब के जो एक एक पेज है ना, वो सारे हैं एलील्स। ठीक है, अब मान लो जीन क्या है? जीन में तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग आई कलर, हेयर कलर, या फिर बॉडी, जो भी चीजें हैं सब कुछ। लेकिन अगर मैं बात करूं, जीन क्या हुई? एक किताब हुई। अब किताब का एक पेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आई कलर के लिए। तो वो जो एक पेज है वो है एलील। यानी कि एलील्स आर दी पार्ट ऑफ जीन। कहने का मतलब एलील क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स ही हैं। ठीक है, जीन्स पूरी किताब है, उसका एक पेज है एलील। क्लियर है? और ये हमेशा एलील पेयर में ही अपना असर शो कर पाते हैं। क्लियर इतना? गुड, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात आती है होमोजाइगस। देखो बात समझो, होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है इक्वल। इक्वल, ठीक है, अब होमो का मतलब है इक्वल। ठीक है, अब होमोजाइगस जो है, इसका मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि मतलब कि डोमिनेंट हो। और कैसा डोमिनेंट हो? कंप्लीट डोमिनेंट हो। जैसे कैपिटल टी जो है, ये होमोजाइगस टॉल है, और ये स्मॉल टी क्या है? होमोजाइगस टॉल है। कहने का मतलब इनमें
टॉल के सिवा और कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है, दिखने की। और बात करें अगर हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब मिक्सिंग अप, ठीक है। अब हेट्रोजाइगस का मतलब इसमें मिक्सअप हो। देखो ना, एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, मतलब होमोजाइगस में आपको इनवेरिएबल या फिर मैं कहूं कि डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाएंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है क्या? देखो नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप। देखो जीनोटाइप जो वर्ड है, जीनोटाइप, जीनोटाइप इज मेड अप ऑफ जीन्स। जीनोटाइप किससे बना है? जीन से, ठीक है। अब मतलब जीनोटाइप की अगर कोई बात कर दे, मतलब उसकी जेनेटिक मेकअप की बात कर रहा है कि उसके अंदर जीन्स कैसे मौजूद होंगे। और फिनोटाइप, फिनो, फिनो मतलब फिजिकल, मतलब वो ऑर्गेनिज्म फिजिकली कैसा दिख रहा होगा। फिजिकल की बात करूं, फिजिकल की बात करूं तो मतलब उसका अपीयरेंस कैसा, देखने में कैसा है, ठीक है। आप लोग बोलते नहीं आम टर्म में कि यार मैं तो फिजिकल हो गया, मतलब कहने का मतलब क्या है, शरीर का कांटेक्ट हुआ, मतलब दिखा कैसे, फिजिकली। तो फिनोटाइप कौन सा है? फिनोटाइप जो हमें विजिबल कैरेक्टर बनाए, फिनोटाइप जो है जो आप देख के पहचान सको, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो समझो बात को, मोनो का मतलब है एक, मोनो का मतलब है एक, मोनो मतलब सिंगल। अब यहां कह रहा है कि मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब है मिक्सिंग अप, मिक्सिंग मतलब किसी एक कैरेक्टर का मिक्स हो जाना कहलाता है मोनोजाइगस, सॉरी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। कह रहा है कि क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे मोनोजाइगस में, मोनोहाइब्रिड में कौन सा कैरेक्टर लिया? सिर्फ एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लिया है यहाँ पे हाइट का, हाइट का कैरेक्टर लिया है। कैपिटल कैपिटल टी क्या होगा? टॉल। स्मॉल टी कैसा होगा? डॉर्फ। दोनों का क्रॉसिंग करवाए तो F1 जनरेशन में हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी तो मिला है, ये कैसा है? ये है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेट्रोजाइगस टॉलनेस, हेट्रो, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस मतलब मिक्सिंग है, किसका किसका? एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है, ये है हेट्रो, ठीक है। लेकिन अपना असर कौन दिखाएगा? ये डोमिनेंट वाला दिखाएगा, कैपिटल टी वाला। तो असर किसका होगा? असर तो इसी का, असर तो इसी का होगा। इसलिए हम बोल दिया सारे टॉल होंगे F1 जनरेशन में। और मोनोहाइब्रिड की बात करूं F2 जनरेशन की, जो कि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम में, तो यहाँ बोलना F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो, अभी बताया फिनोटिपिक मतलब देखने में कैसा होगा, 3:1 का रेशियो होगा, मतलब 3 प्लांट लंबे होंगे और एक पेड़ जो है छोटा होगा। क्लियर है क्या? इसका कैसे रेशियो बनता है? ऐसा कुछ बनता है। अच्छा दिया तो है नीचे, देखो नेक्स्ट है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब उसमें जीन्स कैसे होंगे? एक होगा कैपिटल टी, दो पाया जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक होगा स्मॉल टी। कहने का मतलब एक होगा होमोजाइगस टॉल, दो होगा हेट्रोजाइगस टॉल और एक होगा होमोजाइगस स्मॉल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंडल के लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, ठीक है। इस पे मेंडलिज्म लॉ, ठीक। कह रहा कि पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि डोमिनेट ट्रेट अपीयर्स इन F1। जो कैरेक्टर, जो ट्रेट, क्या है? ट्रेट इज अ कैरेक्टर, ठीक है। जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वही F1 में दिखेगा। तभी तो कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन डोमिनेंट है? कैपिटल टी। तभी तो F1 के बताया ना सारे ऑल टॉल प्लांट्स, ठीक है। ये देखो ना ऑल टॉल प्लांट्स, यहाँ पे ऑल टॉल, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो जाना। कह रहा कि एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। एलील अभी बताया था क्या था? एलील एक जीन का पार्ट है, ये अलग कब होते हैं? जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो ऐसे समझो, मान लो देखो जब ये पेयर में आते हैं तो अपना असर दिखाते हैं, पेयर में आए तो ये बन गया टॉल प्लांट, ठीक है। लेकिन अगर ये पेयर से हट गया, मतलब अगर ये अलग अलग हो गए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग, अब ये कहलाएगा गैमेटिक कंडीशन। तो एलील क्या हुआ? एलील, एलील क्या हुआ? एलील अलग हो गया ना, ये कैरेक्टर क्या है? अलग हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो था एक जीन, ठीक है, ये था एक जीन। अब ये अलग अलग क्या हो गया? ये है हमारा एलील। यही कह रहा है एलील सेपरेट हो गया ना, कब? गैमीट फॉर्मेशन टाइम, ठीक है। गैमीट के फॉर्मेशन टाइम में क्या हो गया? ये अलग हो गए। तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
नेक्स्ट है हमारा ईच गैमीट गेट्स वन एलील, और हर एक गैमीट में एक एलील आएगा। देखो हमारे पास, बात को ऐसे समझो, ये था हमारे पास जीन, ये जब अलग होगा तो भाई जाहिर सी बात है दो में बनेगा, ठीक है। एक सेल में कैपिटल टी आया, दूसरे में स्मॉल टी, तो देखो ना एलील बट गया दो अलग अलग हिस्सों में। क्लियर है? देखो नेक्स्ट है हमारा, फिफ्थ है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब दो कैरेक्टर्स, यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को रिलेट करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। जैसे दो कैरेक्टर्स कौन कौन से, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये डोमिनेंट क्या है, कैपिटल आर हो गया हमारा राउंड, कैपिटल वाई हो गया येलो। तो दो कलर है ना, देखो यहाँ पे कलर और शेप, पॉट शेप और कलर, ठीक है। तो देखो, और ये स्मॉल आर क्या देगा हमारा, ग्रीन कलर, ठीक। और स्मॉल वाई क्या देगा, रिंकल्ड शेप, ठीक है। तो इसका F2 जनरेशन का जो है हमारा फिनोटिपिक रेशियो बनेगा 9:3:3:1, ठीक है। 9:3:3:1 इसका क्या बनेगा, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये न्यूटन का तीसरा लॉ था, ठीक है। दो लॉ हमने देख लिया अभी, न्यूटन कह रहा हूँ मेंडल का जो है पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और मेंडल का थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहने का मतलब ये जो ट्रेट्स हैं यानी कैरेक्टर्स, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं, किसी भी जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे जब वो पाएंगे। दैट्स व्हाई ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अपने आप किसी पर डिपेंड नहीं करते। एंड इट अप्लाइज टू डिफरेंट जीन, और ये अलग अलग जीन्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। ये कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट्स देख लो। पहला है मेंडल यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स मेंडल ने यूज किया था। पी प्लांट जिसको पाइसन सटाइवम बोलते हैं, उसे इसलिए यूज किया क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बड़ी शॉर्ट होती है, जल्दी रिजल्ट देता है। डोमिनेंट एलील जो है तो भाई कैपिटल लेटर, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी। और कह रहा रेसेसिव एलील जो है उसे हम शो करते हैं छोटे लेटर से, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। वन लाइनर जान लो रिवीजन करने के लिए। मेंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। कैपिटल टी को बोलते हैं होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। 3:1 रेशियो किसका है हमारा, फिनोटिपिक रेशियो किसका है, मोनोहाइब्रिड का। और डायहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। आइए देखते हैं कुछ टॉप एमसीक्यूज। टॉप एमसीक्यूज में आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, अभी हमने देखा मेंडल। सेकंड है F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड। F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड का हमारा फिनोटिपिक रेशियो कैसा है, 3:1। और कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीन मतलब है एलील सेपरेट जब हो जाते हैं तो हमारा बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है F2 रेशियो जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का, F2 रेशियो यानी फिनोटिपिक रेशियो अभी बताया था 9:3:3:1 होगा। कह रहा कि विच इज हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब मिक्सिंग होगा कैपिटल टी और स्मॉल का, तो कैपिटल और स्मॉल टी का यानी सी ऑप्शन जाएगा। डोमिनेंट ट्रेट अपीयर्स इन, डोमिनेंट ट्रेट कब अपीयर होता है, ऑलवेज इन F1 जनरेशन। याद करो कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल आर टॉल, ठीक है, मोनोहाइब्रिड में। क्वेश्चन 8 हमारा विच प्लांट मेंडल यूज्ड पाइसम सटाइवम यानी कि पी मारो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है हमारा यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की यूनिट क्या है, जीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ अप्लाई होता है, अलग अलग डिफरेंट जीन्स के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होता है। ये कहता है कि जीन कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होता, ये कभी भी किसी भी जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। होप सो आपको डे 9 अच्छा लगा होगा, और आपका जो भी सुझाव है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं, और अगर आपको जरा भी वैल्यू दिया हो ये लेक्चर तो आप किसी एक बंदे को इसको शेयर जरूर करें। एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं आप सभी से डे 10 में। टिल देन स्टे हेल्दी।